हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज का सब्जेक्ट हमारा है रिगिंग सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर सेफ्टी ऑफिसर। तो चलिए इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है रिगिंग एंड लिफ्टिंग में सेफ्टी ऑफिसर से पूछे जाते हैं, तो उस पर बात करते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रिगिंग सेफ्टी रूल्स। रिगिंग सेफ्टी रूल्स क्या है? इसका आंसर इस तरह से आप कर सकते हो: नो द बेड ऑफ द लोड, यानी जो लोड उठाना उसका बेड को जानना। नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड, लोड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जानना। मेक लोड अटैचमेंट एबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो लोड का जो अटैचमेंट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर करना है ताकि ये किसी तरह इम्बैलेंस ना हो। सेलेक्ट हिच दैट विल होल्ड एंड कंट्रोल लोड, तो उस हिच को सेलेक्ट करना है जो लोड को होल्ड कर सके और उसको कंट्रोल कर सके। फिर आप आंसर कर सकते हैं नो रेटेड कैपेसिटी ऑफ सीलिंग एंड रिगिंग हार्डवेयर, तो जो सीलिंग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, रिगिंग हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं, उसकी कैपेसिटी को जानना। सेलेक्ट सीलिंग बेस्ट सुटेड फॉर लोड, तो ऐसे सीलिंग को इस्तेमाल करना है जो लोड के लिए सुटेबल हो। इंस्पेक्ट ऑल रिगिंग गियर प्रायर टू यूज, जितने भी रिगिंग गियर का इस्तेमाल करने वाले हैं उसको यूज करने के पहले इंस्पेक्शन करना। प्रोटेक्ट सीलिंग फ्रॉम शार्प सरफेस, यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी कोई लोड उठाते हैं तो उसमें कहीं कहीं शार्प एज रहता है, तो उससे है जो सीलिंग को प्रोटेक्ट करना। अलाउ फॉर इंक्रीज टेंशन काउज बाय सीलिंग एंगल, तो वहाँ पे जब सीलिंग एंगल लगाएंगे तो उसके कारण वहाँ पे सीलिंग पे टेंशन आएगा, तो उसको अलाउ करना है, माने उसको देखते हुए लगाना है सीलिंग कि हमें किस टाइप की सीलिंग लेनी है, कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इक्वलाइज लोडिंग ऑन मल्टीपल लेग एंगल, तो उसमें कितने लेग आप लगा रहे हैं उठाने के लिए उसको ध्यान देना है, और ध्यान ये देना है कि सारे लोगों पे इक्वल लोड जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं अलाउ फॉर रिडक्शन व्हेन यूजिंग चोकर हिच, तो चोकर हिच जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो लोड उठाने की कैपेसिटी उसमें रिडक्शन होगा, तो आपको अलाउ करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको सीलिंग का सिलेक्शन करना है, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ के चोकर हिच में सीलिंग की कैपेसिटी 80 to 75% ही रहती है, तो उसके हिसाब से सीलिंग का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है अलाउ पर सीलिंग एंगल व्हेन फोर्सिंग चोकर, तो जब चोकर में बनाएंगे तो यहाँ पे है जो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए यहाँ पे है जो आपको ध्यान देना है। अटैच टैग लाइन प्रायर टू लिफ्ट इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे टैग लाइन का इस्तेमाल करना, जब भी लोड आप उठा रहे हैं तो यहाँ पे टैग लाइन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो ये सारे चीज आपको वहाँ पे बताने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर लिफ्ट प्लान। लिफ्ट प्लानिंग के लिए अगर कर रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो पहला रिक्वायरमेंट होगा कि ग्राउंड एरिया प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट, यानी ग्राउंड एरिया को देखना जरूरी है जहाँ पे कि क्रेन प्लेस होने वाला है, उसके नीचे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यूटिलिटी लाइन नहीं होनी चाहिए जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए और ख़राब हो जाए, और साथ में क्रेन टपल होने का डर हो सकता है। मोबाइल क्रेन विथ टाइप, मोबाइल क्रेन का टाइप देखना है कौन सा है, विथ कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी कितनी है, एंड टाइप ऑफ लिफ्ट विथ काउंटर वेट, तो कौन किस तरह का लिफ्ट है वहाँ पे वो देखना है, क्रेन में कितने काउंटर वेट की जरूरत है वो देखना है। क्रेन हुक वेट, क्रेन का हुक वेट कितना रहेगा उस समय। वेट एंड डायमेंशन ऑफ द लोड, लोड का वेट कितना है और उसकी डायमेंशन क्या है, ये सब देखना जरूरी है। बूम लेंथ है लाफिंग एंगल, तो बूम लेंथ उस समय कितना रहेगा, लाफिंग एंगल कितना पे बन रहा है। मैक्सिमम और मिनिमम लोड रेडियस, उस समय मैक्सिमम लोड रेडियस कितना रहेगा और मिनिमम लोड रेडियस कितना रहेगा, इस पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। सीलिंग की साइज क्या होगी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी और उसके वेट कितने आएंगे, इसका भी नज़र रखना है। एंगल बिटवीन स्लिंग्स जो लगाएंगे उसके बीच एंगल कितने का बनेगा, क्योंकि एंगल का यहाँ फर्क पड़ता है, क्योंकि इस पर टेंशन बढ़ने की संभावना है, तो ध्यान रखना एंगल कितना आएगा स्लिंग पे। मोबाइल क्रेन पोजीशन, मोबाइल क्रेन का पोजीशन कहाँ करना है, मार्चिंग विथ लोड, तो इन सारों चीज़ों का ध्यान देखना है, क्या लोड को लेकर के मार्च करना है या नहीं करना है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड पे ही अच्छे से उसको इम्पैक्ट करना है, वहाँ पे स्टील का सीट रखना है ताकि है जो ग्राउंड पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, स्टेबल ग्राउंड रहे। नेक्स्ट है क्लियरेंस फ्रॉम नियरेस्ट इक्विपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ बोथ लोड एंड काउंटर वेट, तो ये ध्यान देना है कि जब हम क्रेन से उठा रहे हैं तो क्लियरेंस बना होना चाहिए स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट से, और साथ साथ उसका काउंटर वेट कहीं टच ना करें, यानी किसी इक्विपमेंट में स्ट्रक्चर में टच मूव करने के समय नहीं करें। नेक्स्ट है
परमिसेबल विंड स्पीड उतनी होनी चाहिए जो परमिशन हो, जिसमें क्रेन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको आंसर करना है परसेंटेज लोडिंग ऑफ क्रेन कैपेसिटी। तो यहाँ पे ये देखना है कि क्रेन की कैपेसिटी कितना देना है, 85% देना है, 80% देना है, 75 देना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग क्राइटेरिया में वहाँ पे जैसे जैसे हम इसकी क्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे यानी उससे लोड ज़्यादा उठाने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे क्रिटिकल लिफ्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं सेलेक्ट गुड लिफ्टिंग टूल्स, यानी अच्छे लिफ्टिंग टूल्स का रन टैकल्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि फाइबर रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वायर रोप स्लिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेन का इस्तेमाल हो सकता है, साइकिल का इस्तेमाल हो सकता है और होस का इस्तेमाल। तो इस तरह से आप यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड लिफ्ट। स्टैंडर्ड लिफ्ट क्या है? इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं द लोड टू बी लिफ्टेड वेज लेस देन 50 टन, यानी वैसे लोड को उठाना जिसका वेज जो है 15 टन से नीचे है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी इस लोड को उठाने के लिए? मोबाइल का क्रेन प्लानिंग बनाना पड़ेगा एंड रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स लिफ्ट। क्वेश्चन आ सकता है कॉम्प्लेक्स लिफ्ट क्या है? तो इसमें होगा लोड टू बी लिफ्टेड वेट बिटवीन 15 टू 30 टन, यानी जो लोड उठा रहे हैं उसका वेट 15 और 30 टन के बीच हो सकता है। बूम लेंथ यहाँ पे इसका 55 मीटर हो सकता है। 2 क्रेन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। कैपेसिटी लोडिंग एवं 85% होता है। क्रेन की कैपेसिटी लोडिंग 85%, क्रेन का जो टोटल लोड है उसका 85% यहाँ पे या उससे ज़्यादा पे उठाया जा सकता है। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी इस तरह के मतलब कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में? मोबाइल क्रेन प्लानिंग, यानी मोबाइल क्रेन प्लानिंग होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट होना चाहिए एंड लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए यहाँ पे, एंड क्रिटिकल लिफ्ट परमिट होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल में आ गया जैसे 80% से ज़्यादा जाओगे तो 85% पे उठा रहा है तो क्रिटिकल लिफ्ट परमिट यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हाईवी कॉम्प्लेक्स लिफ्ट। हाईवी कॉम्प्लेक्स लिफ्ट क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें होगा लोड टू बी लिफ्टेड वेज एबव 30 टू 49 टन, ठीक है, जो लोड उठा रहे हैं उसका बेच 30 टन से 49 टन के बीच हो सकता है। यूज ऑफ मोबाइल क्रेन रेटेड एबव 200 टन, इसमें जो क्रेन मोबाइल क्रेन का इस्तेमाल करेंगे, जो किसी भी क्रेन का इस्तेमाल करेंगे उसका जो वेट उठाने की कैपेसिटी है 200 टन का होना चाहिए। यूज ऑफ मोर देन 1 क्रेन, यहाँ पे भी एक से ज़्यादा क्रेन का इस्तेमाल हो सकता है। तब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी? मोबाइल क्रेन प्लानिंग यहाँ करना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट चेक्स भरना है, लिफ्टिंग प्लान जो बनाएंगे वो अप्रूव्ड होना चाहिए जो कंसर्न टीम है उस ग्रुप का, उससे या क्रिटिकल लिफ्ट परमिट का जो ग्रुप है उससे यहाँ पे करवाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्लानिंग फॉर लिफ्टिंग लोड। तो लोड को उठाने के लिए प्लानिंग क्या क्या करना है? तो सबसे पहले यहाँ ग्राउंड कंडीशन को देखना है, ग्राउंड कंडीशन कैसा है। तो आपको अच्छे ग्राउंड का सिलेक्शन करना है जहाँ पे यूटिलिटी लाइन नहीं हो, कुछ नहीं हो, वहाँ पे ग्राउंड है जो कम्पैक्टेड हो। क्रेन का पोजीशन करना है उसी पे, क्रेन को सही ढंग से पोजीशन करना है। वहाँ पे मेटल सीट भी डाल सकते हैं अगर हैवी क्रेन है और हैवी लोड उठाना है तो। रिक्वायर्ड बूम लेंथ एंड एंगल, वहाँ पे रिक्वायर्ड बूम लेंथ कितना रहेगा, एंगल कितना बनेगा उस समय, इसका ध्यान देखना जरूरी है। कंप्लायंस विद ट्रैफिक सेफ्टी रूल, अगर ऐसे जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो वो भी देखना है कि ट्रैफिक से कैसे हम करें, ट्रैफिक को डिस्टर्ब भी नहीं हो और काम भी हो जाए, या कुछ समय के लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा अगर वहाँ पे काम हो रहा है क्योंकि रिस्क फैक्टर हो सकता है। आउट रिगर फुल्ली एक्सटेंडेड, आउट रिगर है जो यहाँ पे फुल्ली एक्सटेंडेड होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है हाउ डू यू केयर एंड मेंटेन ऑफ हैंड टूल्स। तो इस केस में आप क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो हैंड टूल्स होते हैं उसको केयर और मेंटेनेंस कैसे करेंगे। इसका आंसर कर सकते हैं टूल मस्ट बी केप्ट क्लियर एंड फ्री फ्रॉम कोरिजन, तो टूल्स को कोरिजन फ्री रखना है। दूसरा आंसर कर सकते हैं कीप मेटल पार्ट्स लाइटली ऑयल्ड, इसमें रस्ट ना लगे इसके लिए उसको लाइटली ऑयल करके रखना है ताकि रस्ट का प्रभाव उस पर नहीं हो। रिमूव मशरूम हेड फ्रॉम द एज ऑफ हैमर, तो हैमर पे देखते हैं हैमरिंग करते करते उस पर क्या होता है मशरूम साइज का बन जाता है, तो वहाँ मशरूम जो हेड है वहाँ से है जो उसके
उस चीज को रिमूव करना पड़ेगा। एंड हेड ऑफ चीजल, और चीजल पे भी जब मारते हैं तो उसमें भी मशरूम हेड बनता है, तो उसको भी यानी कि हैमर एज वेल एज चीजल का मशरूम हेड हटाना पड़ेगा, नहीं तो रिस्क फैक्टर हो जाएगा। हैमर से मारने वक्त वो कहीं टूट गया और आँख में चला गया तो आँख को बुरी तरह डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है टूल विच आर नॉट इन यूज मस्ट बी स्टोर सेपरेटली। तो हैंड टूल्स ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल नहीं है तो उसको सेपरेट कर दें। डू रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ टूल्स, टूल्स का इंस्पेक्शन का मतलब है कि कहीं हैमर के हेड में कुछ क्रैक तो नहीं है, तो अगर क्रैक हेलमेट का हैमर का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी टूट के है जो सर पे आ सकता है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। डू नॉट यूज टूल विदाउट हैंडल्स, तो इस तरह के जो टूल्स होते हैं उसको विदाउट हैंडल, मतलब इस तरह का टूल का मतलब हैमर से है, तो हैमर्स में हैंडल नहीं है तो इसका इस्तेमाल नहीं करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जा सकता है, what are the type of fire, what are the type of wire rope as per core, यानी कोर को अगर कंसिडर करें तो वायर रोप जो है वो कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहले होता है फाइबर कोर जिसको शॉर्टकट में एफसी बोल सकते हैं। दूसरा होता है बार स्टैंड कोर, माने जो स्टैंड है वही कोर बन जाता है, यानी WSC इसको बोल सकते हैं, बायर स्टैंड कोर। एंड थर्ड होता है इंडिपेंडेंट बायर कोर यानी IWRC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्राउलर क्रेन। क्राउलर क्रेन का एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका जो मूवमेंट इज वेरी स्लो, इसका मूवमेंट बहुत ही स्लो रहता है। टू चेंज द लोकेशन डिसमेंटलिंग रिक्वायर, अगर एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है तो इसका डिसमेंटलिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज इससे काम पॉसिबल नहीं हो सकता। नो जैकिंग टाइम रिक्वायर्ड, इसमें क्रॉलर क्रेन में जैकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। रेडी फॉर द लिफ्ट, ये हमेशा है जो रेडी रहता है क्योंकि इसमें जैकिंग की जरूरत नहीं है। कैन नॉट ट्रेवल विथ लोड, ये लोड के साथ ट्रेवल नहीं कर सकता। सुटेबल फॉर लॉन्ग कॉलम, तो अभी इस क्रेन से क्या है लॉन्ग कॉलम को आराम से उठा सकते हैं। एंड हैवी वेट इरेक्शन, हैवी वेट इरेक्शन भी आराम से कर सकते हैं। बूम लेंथ कैन बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, अब इसमें क्या होता है बूम लेंथ को हम रिक्वायरमेंट के आधार पे चेंज कर सकते हैं जितनी कितनी बूम की जरूरत है। अब देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ व्हील या टायर माउंटेड क्रेन। तो टायर माउंटेड क्रेन जो होता है ये दोनों ही क्रेन है जो कि मोबाइल क्रेन में आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है व्हील माउंटेड क्रेन का या टायर माउंटेड क्रेन का क्या है। तो सबसे पहले है कैन मूव फास्ट, ये है जो बहुत ही तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकता है, तो ये इसका है जो कि एक एडवांटेज है। अब इसका देखेंगे, इसमें अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो टेक टाइम फॉर जैकिंग, इसको जैकिंग करने में टाइम लगता है, आउट रिगर निकालना पड़ता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है इसको एडजस्ट करने में। वाइल पोजिशनिंग द क्रेन फॉर द लिफ्ट, तो लिफ्ट के लिए जब इसको पोजिशनिंग करेंगे तो इसको जैकिंग करना पड़ेगा यानी कि आउट रिगर निकालना पड़ेगा, उसमें टाइम जाता है। कैन नॉट ट्रेवल विथ लोड, तो यहाँ पे देख रहे हैं कैन नॉट ट्रेवल विथ लोड, ये भी है जो लोड लेके नहीं चल सकता, दोनों में सेम चीज़ है। यहाँ भी देख रहे हैं कैन नॉट ट्रेवल विथ लोड, तो इसमें दोनों ये सेम चीज़ें हैं। यहाँ फिर हो सकता है नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग कॉलम एंड हैवी वेट इरेक्शन, इससे है जो कि लॉन्ग कॉलम को और हैवी वेट को उठा नहीं सकते, उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन इन बूम लेंथ, इसके बूम लेंथ में रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि ये है जो ऑटोमेटिक जितना है इसके अंदर लेंथ उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जबकि क्रॉलर क्रेन में आवश्यकता के आधार पे उसके बूम लेंथ को चेंज किया जा सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रेन, क्रेन के टाइप्स क्या क्या है। तो यहाँ पे बात करेंगे, पहला क्रेन जो होता है इंडस्ट्रियल क्रेन होता है जिसमें कि ओवरहेड क्रेन आता है जिसको EOT क्रेन के नाम से भी जानते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ट्रेवलिंग ओवरहेड क्रेन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होता है, ऊपर ट्रेवल करता है ओवरहेड क्रेन। जिसमें दूसरा इंडस्ट्रियल क्रेन में आता है गैंट्री क्रेन, फिर आता है जीप क्रेन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्रेन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्रेन में आता है मोबाइल क्रेन, और उसके बाद आता है टावर क्रेन। उसके बाद मोबाइल क्रेन की अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसमें दो क्रेन होते हैं, क्राउलर क्रेन और ट्रक क्रेन या टायर माउंटेड क्रेन उसी को बोलते हैं। उसके बाद ये आता है गैंट्री, तो गैंट्री ऑलरेडी यहाँ पे है जो इंडस्ट्रियल क्रेन में आता है। तो क्रेन को हम टाइप इस तरह से कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेन एंड कंस्ट्रक्शन क्रेन। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन इसका गैंट्री क्रेन का क्या है, सिमिलर टू द ओवरहेड क्रेन, ये सिमिलर होता है ओवरहेड क्रेन मतलब EOT जैसा,
बट सपोर्टेड बाय ए मोबाइल फ्रेम विच ट्रेवल ऑन द ग्राउंड। लेकिन ये क्या होता है, मोबाइल फ्रेम से ये सपोर्टेड होता है और ये ग्राउंड पे रन करता है। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो स्मॉल गैंट्री क्रेन कैपेसिटी जो होता है 1000 से लेकर के 10,000 पाउंड होता है, और जो लार्ज गैंट्री क्रेन कैपेसिटी इसकी 6000 टन के आसपास होती है। 600 टन के आसपास होती है। चलिए, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेजर हजार्ड ड्यूरिंग क्रेन ऑपरेशन। क्रेन ऑपरेशन के दौरान मेजर हजार्ड्स क्या क्या हैं। तो पहला हजार्ड क्या है, ओवरटर्निंग का प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिकल केबल या ओवरहेड पाइपलाइन से इसका संपर्क हो सकता है। ये है जो हजार्ड है, इलेक्ट्रिकल पावर लाइन से टच होने की डर होता है या ओवरहेड पाइपलाइन होते हैं उससे टच होने का डर होता है। सडन रिलीज ऑफ लोड, लोड का सडन रिलीज हो जाना, ये भी एक हजार्ड हो सकता है। डैमेज टू अंडरग्राउंड यूटिलिटी, अंडरग्राउंड यूटिलिटी को डैमेज कर सकता है जब वहाँ पे क्रेन प्लेस करेंगे ग्राउंड पे, अगर अंदर कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइन है तो उसको डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट हजार्ड है कॉन्टैक्ट और कोलिजन विथ अदर प्लांट एंड स्ट्रक्चर। तो इसका है जो कि दूसरे प्लांट जो है या स्ट्रक्चर उससे उसका कॉन्टैक्ट होता है, यानी टच हो सकता है, टकरा सकता है, कोलिजन हो सकता है उसके साथ। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड विंड कंडीशन, यहाँ पे फॉलिंग ऑब्जेक्ट का भी डर होता है और विंड ज़्यादा है तो वो भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ क्रेन एक्सीडेंट। क्रेन एक्सीडेंट का मेजर कारण क्या क्या है। तो उसमें आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट विथ इनरजाइज पावर लाइन, इनर जो होता है पावर लाइन से इसका टच हो जाता है जिसके कारण यहाँ पे एक्सीडेंट होता है 45%। दूसरा है ओवरटर्न क्रेन, क्रेन का ओवरटर्न होना। ड्रॉप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का अचानक गिर जाना, चाहे स्लिंगिंग ठीक से नहीं किया गया हो या है जो लोड फेलियर हो गया हो। बूम कोलैप्स, बूम कोलैप्स भी हो सकता है किसी वजह से, तो इसका मेजर एक्सीडेंट का कारण है। क्रशिंग बाय द काउंटर वेट, आपने बहुत सारे एक्सीडेंट सुना होगा कि काउंटर वेट से लोग क्रश हो जाते हैं, यानी काउंटर वेट और जो होता है काउंटर वेट और जो आउट रिगर का जो वर्टिकल जो पार्ट होता है उसके बीच दब के मर जाता है, यानी वहाँ पे काउंटर वेट रहता है उससे क्रश हो जाता है। इम्प्रॉपर आउटर रिगर यूजिंग, तो वहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हो सकते हैं और फॉल्स हो सकता है, और उसके बाद है यहाँ पे रिगिंग भी फेलियर हो सकता है। तो ये सारे हैं जो क्रेन के एक्सीडेंट के कारण है। तो दोस्तों अभी आपने देखा रिगिंग सेफ्टी पार्ट 1 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर सेफ्टी ऑफिसर। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।